नमस्कार। मशीन लर्निंग की दुनिया में ना अक्सर लगता है कि सबसे जटिल मॉडल ही सबसे अच्छे होंगे, पर कभी-कभी सबसे सरल उपाय भी कमाल कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और आज हम ऐसे ही एक दिलचस्प मॉडल की बात करने वाले हैं, नेव बेस क्लासिफायर। हाँ, नेव बेस। आज की हमारी चर्चा का आधार है नेव बेस क्लासिफायर, शक्ति और सादगी। तो हमारा मकसद है इस मॉडल को ठीक से समझना, है ना? बिल्कुल, हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है, इसकी क्या कहते हैं, ताकत क्या है और कहाँ ये थोड़ा पीछे रह जाता है। और खासकर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, जैसे टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में, सेंटिमेंट पता करना या फिर टॉपिक कैटेगराइज करना। हाँ, और हाँ, स्पैम फिल्टरिंग। हाँ, स्पैम फिल्टरिंग तो इसका एक बहुत ही क्लासिक एप्लीकेशन है। और ये सब बेस प्रमेय पर आधारित है। अच्छा, बेस प्रमेय, वो तो प्रोबेबिलिटी का एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ये मॉडल उसी गणित का इस्तेमाल करता है डेटा को, मतलब ग्रुप्स में डालने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए। एग्जैक्टली बेस प्रमेय हमें बताता है कि नई जानकारी मिलने पर किसी चीज की संभावना को कैसे अपडेट किया जाए। नेव बेस इसी को क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करता है। पर इसको नाइव क्यों कहते हैं, मतलब भोला? सोर्स में इसकी एक खास धारणा का जिक्र था। हाँ। उसे नाइव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक बहुत बहुत बड़ी और सच कहूं तो अक्सर गलत धारणा पर आधारित है। अच्छा, कौन सी धारणा? ये मानता है कि डेटा में मौजूद हर फीचर, मतलब हर विशेषता, बाकी सभी विशेषताओं से पूरी तरह स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। इसी को कंडीशनल इंडिपेंडेंस कहते हैं। मतलब अगर हम ईमेल स्पैम फिल्टर का उदाहरण लें, तो ये मॉडल सोचेगा कि ईमेल में ऑफर शब्द का आना फ्री शब्द के आने या ना आने पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता। हाँ, बिल्कुल यही। पर असल में तो ये शब्द अक्सर साथ में दिखते हैं स्पैम में। ये तो थोड़ी अजीब बात हुई। हाँ, अजीब तो है। और असल दुनिया में फीचर्स अक्सर जुड़े होते हैं, जैसे आपने कहा। लेकिन यही नेवर निर्धारणा, यही चीज गणना को बहुत ज्यादा सरल बना देती है। अच्छा, कैसे? देखिए, अगर फीचर स्वतंत्र माने जाते हैं तो हमें सभी फीचर्स के एक साथ होने की जटिल संभावना निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम बस हर फीचर की अलग अलग संभावना को गुणा कर देते हैं। ओह, समझी। तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है। बहुत ज्यादा आसान और तेज, खासकर जब हजारों फीचर्स हों, जैसे जैसे टेक्स्ट डेटा में होता है। हर शब्द एक फीचर हो सकता है। तो फिर इसकी असली ताकत कहाँ है, अगर ये धारणा ही थोड़ी गड़बड़ है? सोर्स टेक्स्ट क्लासिफिकेशन और स्पैम फिल्टरिंग पर जोर दे रहा था। हाँ। इसकी ताकत खासतौर पर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में दिखती है। सेंटिमेंट एनालिसिस हो, टॉपिक कैटेगराइजेशन हो, ये अक्सर सरप्राइजिंगली अच्छा काम करता है। पर क्यों, अगर फीचर्स इंडिपेंडेंट नहीं है असल में? शायद इसलिए कि टेक्स्ट में शब्दों के सटीक आपसी संबंध से ज्यादा जरूरी ये होता है कि कुछ खास संकेतक शब्द मौजूद हैं या नहीं। भले ही वो पूरी तरह स्वतंत्र ना हो, उनका होना या ना होना ही काफी जानकारी दे देता है। और ये बड़े वोकैबुलरी वाले डेटा को आसानी से हैंडल कर लेता है। और स्पैम फिल्टरिंग, वो कैसे काम करता है इसके साथ? हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं स्पैम फिल्टर्स। देखिए, स्पैम फिल्टरिंग में नेवी बेस पहले सीखता है। ट्रेनिंग डेटा से ये देखता है कि कौन से शब्द आमतौर पर स्पैम ईमेल में आते हैं, जैसे लॉटरी, मुफ्त, अभी खरीदें टाइप के शब्द। और कौन से शब्द नॉर्मल, मतलब हैम ईमेल में आते हैं, जैसे मीटिंग, रिपोर्ट, धन्यवाद। फिर जब कोई नया ईमेल आता है तो ये उसमें मौजूद शब्दों के आधार पर कैलकुलेट करता है कि इसके स्पैम होने की संभावना कितनी है और हैम होने की कितनी। अच्छा, और जिसकी संभावना ज्यादा हुई, ईमेल उसी कैटेगरी में चला जाता है। और क्योंकि ये तेज है तो ये रियल टाइम में फटाफट फिल्टरिंग कर पाता है। ठीक है। तो ताकतें तो साफ हैं, सिंप्लिसिटी, स्पीड और हाई डायमेंशनल डेटा जैसे टेक्स्ट को हैंडल करने की क्षमता। लेकिन वो नैवे धारणा वाली सीमा तो है ही। और क्या कमजोरियां हैं इसकी? हाँ, मुख्य सीमा तो वही स्वतंत्रता वाली धारणा है। इससे सटीकता कम हो सकती है, खासकर उन प्रॉब्लम्स में जहां फीचर्स के बीच का रिश्ता बहुत जरूरी हो। दूसरी बात, ये बहुत छोटी डेटा सेट पर उतना अच्छा काम नहीं करता। और कंटिन्यूअस डेटा, जैसे तापमान या वजन? हाँ, उसे सीधे हैंडल करने में इसे दिक्कत होती है। उसके लिए इसके वेरिएंट्स हैं, जैसे गॉसियन नेव बेस। वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मानकर काम करते हैं। पर क्या इन सीमाओं को, मतलब कम करने या संभालने के तरीके हैं? सोर्स में फीचर इंजीनियरिंग और लाप्लास स्मूथिंग का जिक्र था। हाँ, बिल्कुल तरीके हैं। फीचर इंजीनियरिंग से हम डेटा को थोड़ा बदल सकते हैं ताकि वो नेवे बेस के लिए ज्यादा फिट हो जाए। और लाप्लास स्मूथिंग, वो क्या चीज़ है? लाप्लास स्मूथिंग या एडिटिव स्मूथिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, मान लीजिए ट्रेनिंग के दौरान कोई शब्द दिखाई नहीं। अब अगर वो नई ईमेल में आ गया तो उसकी संभावना तो शून्य हो जाएगी। हाँ,
तो पूरी कैलकुलेशन में 0 से गुणा होकर सब गड़बड़ हो जाएगा। लाप्लास स्मूथिंग क्या करता है, वो हर संभव शब्द को एक छोटी सी नॉन जीरो संभावना दे देता है। इससे जीरो वाली प्रॉब्लम नहीं आती। ओह अच्छा, ये तो काफी चालाकी भरा तरीका है। हाँ, बहुत जरूरी तकनीक है टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में। तो कुल मिलाकर देखें, नेवे बेस अपनी सादगी, तेजी और खासकर टेक्स्ट जैसे कामों में असरदार होने की वजह से मशीन लर्निंग टूलकिट का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। बड़े डेटा सेट्स के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है ये। बिल्कुल। इसकी जो सीमा है वो फीचर्स की स्वतंत्रता वाली धारणा, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। लेकिन सही प्रॉब्लम पर लगाया जाए और ज़रूरत पड़े तो फीचर इंजीनियरिंग और स्मूथिंग जैसी तकनीकें इस्तेमाल की जाएं, तो ये नए और अनुभवी दोनों तरह के डेटा साइंटिस्ट के लिए बहुत काम का टूल है। यहाँ एक विचारोत्तेजक सवाल मेरे मन में आ रहा है। अगर ये नेवे धारणा अक्सर असलियत से दूर होती है, तो फिर भी ये मॉडल टेक्स्ट वर्गीकरण जैसे इतने जटिल कामों में इतना सफल कैसे हो जाता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि कुछ तरह की समस्याओं के लिए, खासकर टेक्स्ट वाली, हर फीचर के आपस के जटिल रिश्तों को समझने से ज्यादा जरूरी शायद अलग-अलग फीचर्स का अपना-अपना प्रभाव है? हाँ, मतलब शायद ओवरऑल इफेक्ट ज्यादा मैटर करता है। शायद। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प है कि क्यों कभी-कभी ये भोलापन भी इतना कारगर साबित हो सकता है।